जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। पेन पेपर लेके बैठना है। क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तभी भी लिखना है, अगर क्वेश्चंस नहीं आता है देन अगेन आपको लिखना है। जितनी बार लिखोगे वो चीजें आपके दिमाग में कॉन्क्रीट ड्रिल्ड हो जाएगी। ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि साइंस का जो पैटर्न है, देखिए साइंस एंड इन्वायरमेंट को भी साइंस के अंदर आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट है क्वेश्चंस का बढ़ेगा और दरोगा में भी बढ़ेगा, क्योंकि ये रियल लाइफ से हमारा क्या करता है, रिलेट करता है। हर दिन जो भी चीज करते हैं वही क्वेश्चंस आपका फॉर्म होता है। लाइफ साइंस आप इन वन वर्ड बोलोगे तो क्वेश्चंस रहता है। 40 क्वेश्चन बीपीएससी असिस्टेंट में आया था। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पेन पेपर लेके बैठेगा, नीचे लिंक होगा। हर दिन जो क्वेश्चंस आपके लिए डाला जा रहा है, ठीक है, स्टेटस पे आप उसे जरूर फॉलो करें। याद रखिएगा वो क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन था, देखिए मेहनत बहुत लगा है। ठीक है, और बस आपको चीजें सीखना है। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठेगा। ये चीज़ हम पहले भी आपको बता दिए ताकि आप जो भी चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊँ उसको आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, कल हमने बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाला था रिगार्डिंग कलर ब्लाइंडनेस, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए किसी भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी विलियन दिया हुआ है आपको, ठीक है, जिसका पीएच जो बोला हुआ है 4 है, तो बोला है कि उसका मोलरिटी कितना होगा। और एक चीज जो भी हमसे जुड़े हुए दरोगा के लिए आप ये बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया है। 40 क्वेश्चन आए थे, 35 प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नोट्स और वीडियो से डायरेक्टली है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका जो है एएलपी में आया हुआ है, जो लास्ट एएलपी जो वैकेंसी था उसका क्वेश्चन है। सेम पैटर्न सेम तरीके से इसको आपको समझना है। देखिए इसको दो तरीका से हमने आपको समझाया था। सबसे पहले तो मैंने आपको समझाया बेसिक से कि किसी भी, ठीक है, कोई भी अगर आपको पीएच दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए पीएच आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, तो इसका मोलरिटी कितना होगा ये पूछा गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था और एक विदाउट फॉर्मूला एग्जाम में कैसे आपको करना है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका पीएच, ठीक है, माइनस लॉग, ठीक है, और यहाँ होता है आपका एच प्लस। ठीक है, तो पीएच मुझे यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लॉग है और यहाँ H प्लस है। H प्लस मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस। हमेशा मैंने जब एसिड एंड बेस आपको पढ़ाया था, हमने आपको क्या बताया था, कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक, और एक चीज जो भी बातें मैं बोलता हूं ना उसको भी आप ध्यान से सुना करो। ठीक है, वो डायरेक्टली कंसेप्चुअल चीजें होती है। तो जो भी यौगिक कंपाउंड अगर हम वाटर में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, अगर वो H प्लस आयन देता है तो वो यौगिक क्या है, एक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ H प्लस की बात की गई है। अब देखो लॉग में अगर बेस नहीं होता है, हमने आपको पहले ही बताया, तो लॉग अगर बेस यहाँ नहीं दिया, आधार नहीं दिया है, दैट मीन्स ये क्या है, बेस इसका क्या है, 10 है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर आप इसको इधर ले जाओगे, ठीक है, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 10 टू पावर -4। ठीक है, क्योंकि इधर आता है तो ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये लॉग में हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, नहीं अगर आपको पता है तो लॉग वाला एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो H प्लस हो जाएगा, तो 10 टू पावर -4 अगर आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.001 m आएगा। ठीक है, एक चीज, अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं पीएच लिखता हूं, पीएच में अगर मैं यहाँ 3 लिखूं और पीएच में यहाँ अगर 4 लिखूं, हमेशा याद रखिएगा जो इन दोनों का जो डिफरेंस आपको यहाँ 1 दिख रहा है, बट याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पीएच जो होता है, पीएच स्केल, इसको डिस्कवर किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। दूसरा क्वेश्चन, पीएच स्केल किस टाइप का स्केल है, तो ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। कैसा है, लॉगरिथमिक स्केल है, इसीलिए इसके फॉर्मूला में भी लॉग आता है। तीसरा, अब ये पॉइंट देखो, अगर मैं एक पीएच 3 लिखता हूं, पीएच में एक 4 लिखता हूं, ठीक है, अब ये मत समझना कि इसमें 1 का डिफरेंस है। आप क्वेश्चन में देखिए दिया जाएगा कि कितने का डिफरेंस है या ये कितने गुना है, तो आप कंफ्यूज करोगे। हमेशा याद रखना पीएच वाला जो ये 3 है ये 10 गुना ज्यादा है किससे, आपका pH 4 से। मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन का, विलियन का अगर pH 3 में यहाँ रखता हूँ, यहाँ मैं pH 4 रखता हूँ, तो अगर जो pH 4 वाला सॉल्यूशन है, pH 4 वाला जो सॉल्यूशन है और ये pH 3 वाला जो सॉल्यूशन है, तो अगर इसको केमिस्ट्री के टर्म में बोला जाए तो जो इसका एसिडिटी होगा, किसका एसिडिटी, pH 3 वाला का pH 4 से कितना ज्यादा होगा, 10 गुना ज्यादा होगा। तो इसको माइंड में जरूर आप रखिएगा कि 1 का डिफरेंस मतलब ये 10 गुना ज्यादा है। pH 3 वाला जो सॉल्यूशन है उसका एसिडिटी 10 गुना ज्यादा है। चलिए फिर से एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले pH स्केल का बात करते हैं, तो pH मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी यौगिक जो होता है वो H+ आयन अगर बना रहे तो क्या होगा, एसिड होगा। समझ में आ गया। पीएच स्केल किस टाइप का स्केल है, लॉगरिथमिक स्केल है। पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया था, सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा, सोरेनसन ने किया था। और पीएच स्केल कहां से कहां वेरी करता है, तो पीएच स्केल जो है आपका 0 से लेके 14 तक वेरी करता है। 7 आपका न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है और 0 से स्टार्ट होके 14 तक जाता है। जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगा और 7 से जितना इधर जाएगा उसका बेस बढ़ेगा। एसिड मतलब क्षार, एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब आपका क्षार होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया। अब देखना कि इसको एग्जाम में विदाउट लॉग कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, जब भी आपको पूछा जाएगा, देखिए जैसे कि आपको पीएच आपको यहाँ 3 दिया हुआ है और पीएच आपको यहाँ 4 दिया हुआ है। मैं हमेशा एक चीज आपको कर पाता हूँ, पता है, मैं हमेशा एक चीज अभी बोलता हूँ। देखिए, मैं आपको टीचर की तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपको एज ए स्टूडेंट भी, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहता है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्विक आंसर निकालना है। तो ये सेकंड मेथड और इसी से होगा। मैथ्स जो बीपीएससी का जो भी पेपर हुआ है, जिनका मैथ्स क्विक होगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स सब लोग बना लेंगे, क्योंकि इजी मैथ्स था। रीजनिंग भी सब लोग ने बना लिया क्योंकि इजी था। बट प्रॉब्लम ये है कि किन का मैथ्स और रीजनिंग फास्ट है, मतलब 30 से 20 सेकंड में कोई मैथ्स कर पा रहा है कि नहीं, बस खेल वही है। ठीक है, सच्चाई समझ लो, जल्दी हो जाएगा सब चीज। देखिए, अब देखो pH3 pH4, ठीक है, इसका अगर मोलरिटी मुझे निकालना है, ठीक है, क्या मैंने बोला। और एक चीज, साइंस में हमेशा ट्राई करना इंग्लिश वर्ड दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश वर्ड को ही वैलिड माना जाता है। तो इसमें भी मोलरिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीएच अगर बोले कि pH3 का मोलरिटी क्या है, आप सिंपल क्या करोगे, 1 लिखोगे, नीचे क्या लिख दोगे, 3000 लिख दोगे, मतलब नीचे 1000। अब pH4 लिखा होगा तो क्या करोगे, डायरेक्टली 1 2 3 4 कर दोगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, सिंपल है, 0.001 आएगा और इसका मोलरिटी कितना आ जाएगा, 0.0001 आ जाएगा। यहाँ m लगा देना, ठीक है। तो ये एक तरीका याद रहेगा, अच्छे से ये चीज याद रखिएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, हमने जो आपको समझा दिया कि किस तरीके से करना और क्या क्या क्वेश्चंस इसके बनते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि कॉस्टिक पोटास, ठीक है, कॉस्टिक पोटास किसको बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसको, ये क्या है आपका, कॉस्टिक पोटास है। क्या है आपका, कॉस्टिक पोटास इसको बोला जाता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, ये आपका कॉस्टिक सोडा बोला जाता है। किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, आपको क्या बोला जाता है, आपको कॉस्टिक सोडा बोला जाता है। ठीक है, और ये है आपका बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। 90+ क्वेश्चन रिपीट होते हैं जीके वाले, इसका उसमें डाल दिया जाता है। देखना, इसमें सब क्वेश्चंस बहुत सारे, ये तो बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, देखो, तो CaOH2, ठीक है, तो CaOH2 क्या होता है, ये बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। ठीक है, और याद रखना एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, बहुत ही अच्छा ये भी है, CaO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम। तो अगर आपको बोले कि सिलेक्ट लाइम किसको बोला जाता है, बुझा हुआ चूना, तो आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, और आपको पूछा जाए कि क्विक लाइम किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब याद रखिएगा, जो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। तो अगर लाइम वाटर का भी अगर आपको फॉर्मूला पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या समझा कि कॉस्टिक पोटास का क्या होता है। तो पोटास मतलब पोटासियम, पोटासियम हाइड्रोक्साइड याद रखोगे। क्या याद रखोगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या समझा कि कॉस्टिक सोडा किसको बोला जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और आपका जो उसके बाद क्या है, सिलेक्ट लाइम किसको बोला जाता है, तो आप याद रखोगे, क्या याद रखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या लाइम वाटर किसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और याद रखिएगा, ये सब में OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, मतलब इसमें अगर आप पानी में इसको डालोगे तो क्या देगा, OH- देगा। ठीक है, मतलब ये सब जितने भी आपको दिए हुए हैं, ये सब क्या है, मेनली आपके बेस है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका मैं बता देता हूं। ठीक है, ये क्योंकि मैं खुद एग्जाम में था, ESI का मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट वहां आपका फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, अब यहां पूछा गया है कि जो रस्ट जो होता है, जंक जो होता है, बेसिकली वो क्या है, तो वो होता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, जो
आपका जो रस्ट होता है, मतलब जो जंक होता है तो जंक का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले आप ये बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, जंग से बचने के लिए किसका कोटिंग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग अगर लग जाता है तो जो लोहा है उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा, तो वेट में क्या इसका ये आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सबसे पहले रस्ट का बात करते हैं कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जंग का फॉर्मूला तो हमने आपको बताया था, जो ये क्या होता है आपने हेमाटाइट पढ़ा होगा और मैग्नेटाइट पर, हेमाटाइट पढ़ा होगा और मैग्नेटाइट पढ़ा होगा। ये क्या है, दो अयस्क है, क्या याद रखना है। एक क्या मैंने बोला, हेमाटाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3, ठीक है। और एक होता है आपका मैग्नेटाइट, ये क्या होता है Fe3O4। तो ये दोनों जो अयस्क है, किसका अयस्क है, आपका किसका है, आयरन का है। तो अगर आपको रस्ट का फॉर्मूला जो कि ESI में पूछा गया तो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हेमाटाइट का, डेट मीन्स Fe2O3.XH2O। क्यों, क्योंकि यह हाइड्रेटेड है इसलिए इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल लगा होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका जंग से बचने के लिए किसका प्लेटिंग किया जाता है, तो याद रखिएगा जिंक का कोटिंग किया जाता है, जिंक का कोटिंग। और हमेशा जिंक का अयस्क पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो जिंक का अयस्क मतलब और क्या होता है, कैलामाइन। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं जो एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली छपेंगे। बस आपको क्या करना है, पेपर एनालिसिस जो मैं करवा रहा हूं वो करना है, और जो स्पीडी एनालिसिस जो किया है वो देखना है, और जो आगे स्पीडी एनालिसिस आएगा वो देखना है। साइंस में सबसे ज्यादा अगर किसी का नंबर आएगा तो आप लोगों का आएगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया Fe2O3.XH2O, जो रस्ट से बचाने के लिए, ठीक है, ऊपर कोटिंग किया जाता है, ठीक है। तो रस्ट से बचाने के लिए किस चीज का कोटिंग किया जाता है, तो याद रखिएगा जिंक का कोटिंग किया जाता है। जिंक का अयस्क क्या होता है, तो कैलामाइन होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा अगर जंग लग जाता है तो पहले क्या होता है, वेट इंक्रीज हो जाता है। मेनली क्वेश्चन यही आएगा कि वेट इंक्रीज हो जाता है, बट अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वेट फिर से डिक्रीज हो जाता है। तो पहले इंक्रीज हो जाता है फिर डिक्रीज हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये था आपका फेरिक ऑक्साइड के बारे में कि अगर आपको पूछे कि जंग का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे Fe2O3.XH2O, और उसको लिखा कैसे जाता है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, याद रहेगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस बताया ये भी चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है ये चीज मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि फॉर्मूला फॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट, ठीक है। तो यहां है लीड, लीड मतलब क्या होता है आपका, लीड मतलब होता है पीबी, जिसको हम लोग लिखते हैं पीबी, ठीक है। और पीबी जो है इसका जो कौन से ग्रुप में आता है, तो 10वां ग्रुप में आता है, मतलब इसके लास्ट सेल में, ठीक है, जो कोशिका जो सेल होता है हमने पढ़ा है ना सेल, तो इसके लास्ट सेल में कितना होगा, +2 होगा, ठीक है। और जो सल्फेट है, ठीक है, सल्फेट पे आयन कितना होता है, -2 होता है। ऐसे ही जब हम आपको एक चैप्टर पढ़ाए थे केमिस्ट्री में, कौन सा चैप्टर, ऑक्सीडेशन नंबर, तब हमने आपको ये चीज बताया था और एक चार्ट दिया था आपको, तो उसमें जाके देखोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंस आयन है, जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब जो उस पर कितने चार्ज होते हैं हमने आपको बोला था याद करने के लिए। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो जब ये फॉर्म करेंगे तो कैसा होगा, PbSO4, याद रखिएगा। अगर सेम हो गया तो ये डायरेक्टली फॉर्म हो जाएगा। मान लो कि अगर ये यहाँ -2 नहीं रहता, PbSO4 के जगह जो आयन 1 रहता, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा। बट मान लो कि अगर Pb+2 होता, ये कैसे +2 आया ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये वाला चीज मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, फॉर्मूला फॉर्मेशन, तो आप रट सकते हो, बट रटने से अच्छा कि एक बार समझ लेना, ठीक है। तो ये Pb+2 हो गया और SO4। अब ये 2 क्यों है पता है, क्योंकि जो आप देखना, मैंने हमेशा कहा कि पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखो, पीरियोडिक टेबल में जाके देखना कि ये 10वां ग्रुप में आता है, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है ऐसे जो दिया जाता है, ठीक है, ग्रुप में आता है 10वां ग्रुप, मतलब इसका बाहर में क्या होगा, +2 होगा, ठीक है, और SO4 का -2 होता है। बट अगर एग्जांपल में मान लेता हूं कि अभी 1 है, तो फॉर्मूला फॉर्म होगा तो कैसा होगा, तो देखो जो फॉर्मूला फॉर्म होगा ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा PbSO4 2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला कंडीशन। अगर सल्फेट आयन का 1 होता, ठीक है, जो आयन पे सल्फेट आयन जो चार्ज होता अगर वो 1 होता, बट ऐसा है नहीं, यहाँ भी 2 है, तो 2 अगर दोनों रहेगा तो फॉर्मूला PbSO4 ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये PbSO4 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं। सबसे पहले है लीड,
लीड। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो रेडियो एक्टिविटी होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी आप सब्सटेंस आपने पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिविटी, तो पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है, ठीक है, जिसमें आप यूरेनियम, थोरियम ये सब जो होता है, तो जो रेडियो एक्टिविटी होने के बाद मैंने पूरा आपको पढ़ा है, तो जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो रेडियो एक्टिविटी का जो लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट में जो रेडियो एक्टिविटी के बाद अगर कोई चीज बचता है तो वो क्या है, लीड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको लीड पे पूछा जाता है कि जो फ्यूज वायर जो बनता था, फ्यूज वायर, पहले फ्यूज वायर आया था बट अब जो आता है आपका एमसीबी आने लगा है, ठीक है, तो जो फ्यूज वायर जो होता है वो किस चीज से बना होता है, तो आपको याद रखना है फ्यूज वायर जो बना होता है वो लीड एंड टीन से बना होता है, ठीक है, किससे बना होता है, लीड एंड टीन से बना होता है, ये हुआ लीड एंड टीन से। तीसरा क्वेश्चन आप लीड से याद रखोगे, लीड से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ईएसआई का ही था, कि जो गाड़ी जो होती है, ठीक है, उसके धुएं में से क्या निकलता है, चार ऑप्शन होंगे, आपको मारना है लीड, इसीलिए दम घुटता है हमारा, ठीक है, तो याद रखिएगा लीड, जो आपका जो गाड़ी होता है उसका जो धुआं होता है, धुएं में क्या निकलता है, तो लीड निकलता है, ये भी याद रखिएगा। और चौथा क्वेश्चन और एक याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड था कि ठीक है लीड तो निकलता है पर लीड क्यों निकलता है, क्योंकि पेट्रोल जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा पेट्रोल जो होता है उसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, लीड टेट्रा इथाइल, ठीक है, यही था, आई थिंक एक बार देख लेता हूँ, टेट्रा इथाइल लीड, हाँ ठीक है, टेट्रा इथाइल लीड। देखो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो आपका जो भी पेट्रोल इंजन होता है, ठीक है, जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, पेट्रोल के साथ उसमें एक देखते होंगे एक छोटा सा पैकेट आता है, इतना पेट्रोल डालोगे इसके बाद वो भी डाल दिया जाता है, क्यों, क्योंकि जो आपका जब भी आप स्टार्ट करोगे तो नॉकिंग नहीं होगा, नॉकिंग मतलब एक बार में स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए क्या मिलाया जाता है, टेट्रा इथाइल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, टेट्रा इथाइल लीड, याद रखना, ठीक है, तो यही लीड फिर धुएं के फॉर्म में निकलता है, इसीलिए हानिकारक होता है। सबसे पहले याद रखोगे लीड जो रेडियो एक्टिविटी होता है उसका आखिरी प्रोडक्ट जो होता है वो लीड होता है, फ्यूज वायर जो बना होता है वो लीड एंड टीन से बना होता है, ठीक है, उसके बाद जो हमने और क्या बताया, जो व्हीकल का जो धुआं होता है, स्मोक जो निकलता है व्हीकल से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, आपका लीड होता है। और एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, तो टेट्रा इथाइल लीड यूज किया जाता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, आपका 82 है, और इसका सिंबल क्या है, पीबी। एक चीज और आपको ऐसे ही पढ़ना है पूरा एकदम, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़े समझ के, ऑल्दो इसके क्वेश्चंस इजी थे बट दरोगा वाले प्रिपेयर्ड रहे अपना, ठीक है, कि डिफिकल्ट एकदम समझ के पढ़ना है और एकदम चीर फाड़ के पढ़ना है, क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से इस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन भी सोचे कि हाँ ठीक है, उससे को डर लगा आपसे देख के, ठीक है, तो ये चीज में आपने समझ गया पूरा का पूरा किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होता है। अब देखिए फैटी फूड, जितने भी वसा मतलब जिसमें जिस फूड में वसा होती है, जैसे कि आलू का चिप्स उप्स खाते हो वो सब क्या है, फैटी फूड से, ठीक है, तो फैटी फूड्स बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, रेंसिड मतलब क्या होता है, मतलब उसमें गंध आने लगता है या सड़ जाता है, क्यों आखिर ऐसा होता है ये पूछा। वही देखें वसा युक्त भोजन बासी गंध युक्त हो जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रिया से। अब सिंपल सी बात है, देखिए जब भी कोई चीज खराब होगा वो क्यों खराब होगा, जब उसमें ऑक्सीडेशन होगा, चाहे हम वो नॉन मेटल का बात करें, ठीक है, जैसे कि आप ये सब तो नॉन मेटल ही मान सकते हो, चिप्स उप्स हो गया, ठीक है, चाहे हम मेटल का बात करें जैसे आयरन हो गया, आयरन में भी वो जंग कब लगता है, जब उसमें ऑक्सीडेशन होता है, जब उसमें ऑक्सीजन आके लग जाता है, इसीलिए तो क्या होता है आपको उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद इस तरीके से होता है। तो फैटी फूड बिकम रेंसिड, सड़ जाता है क्यों, तो आपका ऑक्सीडेशन के कारण ये आपका होता है, ऑक्सीकरण आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझो, देखो यहां है आपका हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वेजिटेबल घी होता है, ठीक है, घी जो होता है वेजिटेबल घी, तो वेजिटेबल घी जो है बेसिकली कौन से प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखना हाइड्रोजनेशन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और पूछा जाता है, जो आपका हाइड्रोजनेशन है, ठीक है, जिससे हम लोग वेजिटेबल घी बनाते हैं, ठीक है, उसमें आप कैटलिस्ट क्या यूज करते हो, उत्प्रेरक क्या यूज करते हो, तो क्या बोलोगे, निकल, क्या यूज करोगे, निकल यूज करते हो, याद रखिएगा। दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड करना, रिडक्शन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना,
ठीक है। अब यहाँ फिर से कोरिजन आ गया है। कोरिजन का फॉर्मूला पक्का याद रखिएगा। कोरिजन मतलब क्या होता है, आपका रस्ट लग जाना। रस्ट लग जाना मतलब जंग लग जाना। तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.xH2O, और इसको लिखा कैसे जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अच्छे से याद रखोगे, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। देखिए, वी स्टोर जो सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर गहरे रंग की बोतल में नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, उस पर सूर्य का प्रकाश लगेगा जिससे वो खराब हो जाएगा। ये व्हाइट कलर का होता है। अब ये भी लिख लेना, ठीक है, कि जो सिल्वर जो क्लोराइड है, ठीक है, वो कैसा होता है, तो आपका व्हाइट कलर का होता है। ये पूछा जाएगा आपको, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो इसका जो हो जाएगा कि वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर, क्यों, टू अवॉइड एक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट उस पर ना पड़े। ठीक है, समझ में आया। अब सिल्वर की बात चली है, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेटल। सबसे पहले याद रखना, पहला क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए सबसे अच्छा धातु क्या है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 47। बेस्ट क्या है, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए ये बेस्ट कंडक्टर होता है। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप याद रखिएगा, कॉपर नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, सिल्वर होता है। क्योंकि बट इसको यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, चोरी का ज्यादा चांसेस है। एक और जो सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 47 है। तीसरा, आखिर इसको यूज क्यों नहीं किया जाता, पहला तो ये महंगा है। दूसरा, सैगिंग इफेक्ट, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, सैगिंग इफेक्ट। अब ये सैगिंग इफेक्ट क्या, छपेगा ऐसे ही। सैगिंग इफेक्ट मतलब जैसे ही ये गर्म होता है, ठीक है, ये झूल जाता है। जैसे अगर आप इसका वायर बनाओगे ना, तो वायर तो इस तरीके से जाना चाहिए, पर जैसे ही ये गर्म होगा, गर्म के महीने में सैग हो जाएगा, मतलब इस तरीके से झूल जाएगा। तो सैगिंग इफेक्ट के कारण ये नहीं यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर नाइट, याद रखना, बार बार में ये रिपीट करो, सिल्वर नाइट जो है, सिल्वर नाइट किसका आयसक है, तो याद रखना सिल्वर का नहीं है, ये किसका आयसक है, ये गोल्ड का आयसक है। ठीक है, सिल्वर नाइट, इसका आयसक के बारे में याद रखना, इसका एक आयसक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्जेंटाइट। ये भी पूछा गया। ठीक है, क्या मैंने बोला, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। ठीक है, तो ये याद रखोगे। यहां से एक बार सबसे पहले फिर से मैं रिवीजन करवाता हूं। सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, हमेशा क्या होता है, किस में रखा जाता है, एक बोतल में, वो भी डार्क बोतल में। क्यों, क्योंकि सन से उस पर ना पड़े, क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है, खराब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपका सिल्वर है, सिल्वर का जो क्या एक आयसक, और का नाम क्या मैंने बोला, अर्जेंटाइट बोला। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47 होता है। ये क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट जो धातु कौन सा है, तो वो सिल्वर है। ठीक है, बट क्यों यूज नहीं करते, पहला तो महंगा है, दूसरा सैगिंग इफेक्ट के कारण। तीसरा, सिल्वरनाइट किसका और है, तो आपका गोल्ड का और है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया, जहां क्वेश्चंस बनते हैं मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक है, ये अब सिल्वर का बात चला, सिल्वर पे हम लोग फिर से आते हैं। याद रखिएगा, Ag47 है इसका ये। ठीक है, अब ध्यान से देना, देखो सिल्वर से 2-3 क्वेश्चंस आपके और फॉर्म होते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है जो आपका वोटर इंक होता है, ठीक है, वोटर इंक, उसमें कौन सा होता है, तो AgNO3, इसको क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट। तो वोटर इंक जो हम लोग यूज करते हैं इसे वोट में, वो क्या होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है वोटर इंक में। किसमें, वोट वाले इंक में। तो वोटर इंक में क्या यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सब क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, इसको किस में यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को, तो फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी में। तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, और एक होता है आपका सिल्वर आयोडाइड, AgI। ठीक है, इसको क्यों यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रेन के लिए, मतलब कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है, क्विक सिल्वर बोला जाता है आपको किसका, किसको बोला जाता है, पारा को। दैट मीन्स
आपको मार्करी को बोला जाता है। मार्करी का एटॉमिक नंबर कितना है? 80 है, ठीक है। मार्करी का आयस्क जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीना बार, ठीक है। तो इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो वोटर इंक में यूज किया जाता है, आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड जो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड जो कि आपका आर्टिफिशियल रिंग के लिए यूज किया जाता है। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? तो हम लोग किसको बोलते हैं क्विक सिल्वर? तो वो हम लोग पारा को बोलते हैं। पारा का एटॉमिक नंबर कितना है? 80 है। और पारा का जो एक आयस्क है वो क्या है? आपका सीना बार है, ठीक है। याद रखोगे। एक होता है आपका, ये सब चीज तो आप समझ ही गए होगे, ठीक है। एक होता है आपका लूनर कॉस्टिक, ठीक है। तो लूनर कॉस्टिक किसको बोला जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यही जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जब आप पढ़ोगे एग्जाम, मतलब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक बार टेस्ट लगाने के बाद ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो लूनर कॉस्टिक किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा AgNO3 को हम लोग लूनर कॉस्टिक भी बोलते हैं, लूनर कॉस्टिक, ठीक है। ऊपर हमने क्या क्या पढ़ा था? पोटास के बाद वहां भी हमने कॉस्टिक पढ़ा था, ठीक है। यहाँ है आपका लूनर कॉस्टिक, ठीक है। तो लूनर कॉस्टिक आपको याद रखना है किसको बोला जाता है? AgNO3 को बोला जाता है, ठीक है। आपको याद होगा जो सिल्वर जो होता है वो काला पड़ जाता है, ठीक है। सिल्वर जो है आपका काला पड़ जाता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताना, समय के साथ काला पड़ जाता है, ऐसा क्या परत उस पर जम जाता है? तो याद रखना, आप जल्दी से मुझे इसका कमेंट आप करके देखो। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिल्वर जो है काला क्यों पड़ जाता है बहुत समय के बाद। तो इसका आंसर आप लोग दोगे। इसका आंसर क्या था आप समझ गए होगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है आपको ये पूछा गया। देखिए, तो ये सबको पता है विटामिन B12 का जो केमिकल नाम है ये है आपका कोबालामाइन, दैट मींस B112, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसको, जो ये B12 का है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये जो है नाइसिन, ये नाइसिन किसका नाम है? तो ये है आपका B3 का नाम है। और आपका थाइमिन मतलब क्या होता है? B1 होता है। और राइबोफ्लेविन मतलब B2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा था व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, तो ये आपको याद होगा कोबालामाइन। अब जल्दी से आओ, सबसे पहले हम लोग लेते हैं विटामिन B12, ठीक है। अब पूछा जाता है क्वेश्चन जो विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है, तो याद रखो कोबालामाइन है। दूसरा आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है, ठीक है, जिसमें कोबाल्ट मिलता है, तो आपको याद रखना है कोबाल्ट मिलता है इसमें। तीसरा आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जब आपको एनीमिया हो जाता है तो वो विटामिन आपको लेने के लिए बोला जाता है, तो वो है आपका विटामिन, एनीमिया होने से आपको विटामिन B12 लेने के लिए बोलेगा। विटामिन B12 से एक जो मेन बीमारी होता है आपको याद रखना है, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या मैंने बोला? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो फिर से आइए, कोबालामिन B12 को हम लोग कोबालामिन बोलते हैं। दूसरा, इसमें कौन सा मेटल होता है, तो आपको याद रखना है कोबाल्ट जो होता है इसमें होता है। तीसरा, इससे कौन सा बीमारी हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाएगा, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद हम लोग आते हैं नाइसिन, दैट मींस B3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइसिन। और याद रखिएगा जितने भी B कॉम्प्लेक्स विटामिन है इसमें सिर्फ 2 ऐसे विटामिन, मतलब जितने भी विटामिन है इसमें सिर्फ 2 ऐसे विटामिन है जो आपके पानी में सोल्यूबल है, मतलब विटामिन B एंड C क्या है? ये आपके वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल। इसको B और C को छोड़ के जितने भी विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं, वसा सोल्यूबल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो B3 याद रखिएगा, इसको नाइसिन बोला जाता है। इससे कौन सा बीमारी होता है अगर कमी हो जाएगा? तो पेलगेरा हो जाता है। उसके बाद आता है B1 का मतलब क्या होता है? थाइमिन के कमी से क्या हो जाएगा? आपको बेरी हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो चिलियोलेसिस। क्या हो जाता है आपको? चिलियोलेसिस, CHEI, ठीक है, LOSIS, चिलियोलिसिस हो जाता है। एक बार ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। बोथ CO2 एंड H2O हो गए, इसमें भी लोग गलत करके आए हैं, बट कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन था। अगर आप समझोगे तो देखो, CO2 एंड H2 गैस में कॉमन चीज इनमें क्या आपको दिख रहा होगा? कॉमन चीज मतलब क्या है इन दोनों में कॉमन? क्या दोनों एसिडिक है? क्या दोनों पानी में घुलनशील है? क्या ये दोनों वाटर से हेवियर, एयर से? देखो, एयर से हेवियर कैसे? इन लोग गैस ही तो मिला के एयर बनाता है, ठीक है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। तो ये तो खैर आप काट सकते थे। ये दोनों क्या है? कलरलेस है। देखो, इसका आंसर होगा कलरलेस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें CO2 का, ठीक है, तो क्या ये एसिडिक है? क्या ये एसिडिक है? CO2 क्या एसिडिक है? जी नहीं, CO2 खुद में एसिडिक नहीं, बट अगर आप इसको पानी में मिला देते हो, CO2 को अगर आप H2O में मिला देते हो,
तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका कार्बनिक एसिड। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये है आपका H2CO3। तो क्या CO2, क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि क्या CO2 वाटर में घुलनशील है, क्या बोलोगे आप? यस, घुलनशील है। घुलनशील होने के बाद क्या होता है ये, तो याद रखिएगा ये कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि एक वीक एसिड होता है। CO2 से मैंने आपको हमेशा कहा है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। सबसे पावरफुल ग्रीन हाउस गैस क्या है, वाटर वेपर है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो ये है CO2। वाटर वेपर मतलब जल वाष्प, एकदम मतलब कभी कभी कोई लोग कमेंट सर हिंदी में लिखेंगे, अरे दरोगा बनोगे, ठीक है। अब इतना तो इंग्लिश आपको आना पड़ेगा, ठीक है, कि वाटर वेपर को जल वाष्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हाइड्रोजन का हम लोग बात करते हैं, क्या हाइड्रोजन आपका वाटर में सोल्यूबल है, तो आप क्या बोलोगे, जी नहीं, हाइड्रोजन जो है सोल्यूबल नहीं है। हाइड्रोजन से हमने बहुत क्वेश्चंस करा है। पहला क्वेश्चन क्या बोलोगे, इसको फ्यूचर फ्यूल क्या बोला जाता है, फ्यूचर फ्यूल मतलब फ्यूचर का ईंधन बोला जाता है। दूसरा आप क्या बोलोगे, इसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, क्या बोलोगे, इसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू मतलब अगर इसको जलाते हो 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन जलाओगे तो सबसे ज्यादा, कोई भी फ्यूल ले लो, सबसे ज्यादा जो एनर्जी देगा वो हाइड्रोजन देगा, तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तीसरा आपको याद रखना है हाइड्रोजन से कि याद रखिएगा इसका कितना आइसोटोप होता है, ठीक है। तो इसका जो होता है 3 आइसोटोप होता है, आपको याद रखना है। वो क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। नाम ये सब में हाइड्रोजन से मैंने बहुत करवा रखा है, ठीक है, इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट इसका जो ट्राइटियम होता है, ठीक है, ट्राइटियम वाला जो होता है याद रखिएगा ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, 3 आइसोटोप है, मेरे साथ जनरली बोलोगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। और गलती वहां लिखा रहता है ट्राइटियम की जगह कुछ ट्यूटेरियम लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ट्यूटेरियम लिखा होगा। तो कैसे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम पहला। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप जो है एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ट्राइटियम। कौन सा इसका आइसोटोप है जिसमें आपका क्या, आपका जो आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आप बोलोगे कि इसका जो प्रोटियम है, ठीक है, जो पहला वाला है उसमें क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो याद रखोगे। और याद रखोगे कि इसका डिस्कवर किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। एक क्वेश्चन और याद रखोगे, इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन, आई थिंक 5 मिनट तो सिर्फ मैंने आपको इसके क्वेश्चन ही बताए थे, अगर आपको याद हो। इसको और याद रखा कि पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, कौन सा गैस सबसे ज्यादा या कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है पूरे यूनिवर्स में, तो वो भी आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। चलो इतना ही काफी है। तो ये CO2 क्या एसिडिक, दोनों एसिडिक इन नेचर नहीं है, बट CO2 क्या होता है, वाटर से मिल जाता है, इसीलिए क्या करता है, एक एसिड फॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, बोलो H2CO3 होता है, ठीक है। और H2 मैंने बता दिया कि ये क्या है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये एसिड नहीं है, याद रखिएगा। बाकी ये CO2 सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है, हेवियर देन, जो बताया उतना याद रखना, ठीक है, ये चीज। तो इसका आंसर समझ गए ना। और इसका आंसर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप देखो हाइड्रोजन हमारे आसपास है, क्या हमें दिखता है हाइड्रोजन, कभी दिखा है कभी हाइड्रोजन आप देखते हो, या हाइड्रोजन गैस अगर आपने कभी आसपास अगर कभी देखा होगा, ऐसे ये यूज नहीं करता क्योंकि बहुत ही ज्वलनशील होता है। CO2 को आपने देखा है कभी, तो याद रखना जो CO2 है चाहे H2SO, ना ही इससे कोई कलर दिखता है, इसका कोई ना कलर होता है ना ही उसका कोई सेंट होता है। अगर सेंट होता तो हाइड्रोजन CO2 कभी भी सामने, CO2 तो है एटमोस्फेयर में, तो हमें सेंट करता ना, तो इसका आंसर डी है। थोड़ा कॉमन सेंस का था। अब भाई ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी लोग गलत करके आए हैं, ठीक है। और देखो जो आपको पढ़ा दिया गया है, मैं फिर से वही बात करता हूँ, सब ये क्वेश्चंस भी आपको कराया गया था। जल्दी से आप जल्दी आइए। ये था आपका मैग्नेट, ये था आपका नॉर्थ पोल, ये था आपका साउथ पोल, ठीक है। पहला तो आपको क्वेश्चन यही है कि आपको ये बनाने आना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। कौन सा, बार मैग्नेट। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो विद्युत चुंबकीय, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी चुंबकीय रेखाएं होती है, विद्युत चुंबकीय रेखाएं नहीं, यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक रेखाएं हैं, तो चुंबकीय रेखाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस इमर्ज फ्रॉम, कहां से मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, उत्तर ध्रुवीय से होता है, ठीक है, कि सेंटर से होता है मैग्नेट का, या दक्षिणी ध्रुवीय से। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते, अब ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। और एक चीज, आप 10 बुक पढ़ोगे तब जाके ये सब क्वेश्चंस आप कलेक्ट कर पाओगे, तो इसका महत्व आप समझ नहीं रहोगे, मुझे पता है, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले याद रखना, पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि कहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलता है, तो याद रखोगे नॉर्थ पोल से निकलता है और ये साउथ पोल में जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको नॉर्थ पोल से निकल के कहा जाता है साउथ पोल में। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो ये मैग्नेट है, ठीक है,
हमेशा याद रखना, बाहर मैग्नेट के बाहर जो इसका डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगा। बट क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाता है, पूछा जाता है कि मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है ये कहां से कहां होता है, तो मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका साउथ से नॉर्थ। तो याद रखिएगा मैग्नेट के बाहर, और क्वेश्चन अगर ये पूछे कि मैग्नेटिक लाइंस कहां से निकलता है और कहां घुसता है, तो क्या बोलोगे, नॉर्थ से निकलता है और साउथ से घुसता है। बट अगर आपको क्वेश्चन चेंज कर देगा, पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक लाइन जो होता है, ठीक है, जो आपका मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो साउथ से नॉर्थ होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है, जो मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट जो ये मैग्नेट है इसका सबसे ज्यादा पावर, मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म, ठीक है, चुंबकीय जिसका पावर, ये कहां होगा, तो ये पोल पे होगा, ये पोल पे होगा, याद रखना। तो कहां होगा, ध्रुव पे होगा, मतलब पोल पे होगा। तो पोल पे क्या होता है, इसका मैक्सिमम पावर होता है, चाहे वो आप नॉर्थ पोल लो चाहे वो आप साउथ पोल लो। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अगर एक मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब फ्रीली अगर एक मैग्नेट को इसमें बांध के इसे लटकाते हैं, तो अपने आप को किस डायरेक्शन में क्या कर लेगा, अलाइंड कर लेगा, मतलब अपने आप को एक डायरेक्शन में क्या कर लेगा, अलाइंड कर लेगा, अपने आप को एक डायरेक्शन में क्या कर लेगा, अलाइंड कर लेगा। ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, तो जब भी कोई एक मैग्नेट को आप फ्रीली छोड़ोगे, ठीक है, तो अपने आप को क्या कर लेता है, वो अलाइंड कर लेता है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। एक मिनट रुक जाएगा। हेलो, हाँ ठीक है, क्लास के बाद मैं बात करता हूँ, हाँ क्लास के बाद बात करता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया, आपको नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, भूल गया मैं क्या पढ़ा रहा था, ठीक है, फ्लो में था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो फ्रीली कभी भी हो नॉर्थ एंड साउथ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन आप याद रखोगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं, इनका जो मतलब चुंबकीय रेखा जो होता है, इसका यूनिट क्या होता है, तो आप क्या याद रखोगे, वेबर। क्या याद रखोगे, वेबर। पांचवा क्वेश्चन आप याद रखोगे, ठीक है, चुंबकीय रेखा का, ठीक है, चुंबकीय रेखा का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर, मतलब मैग्नेटिक लाइंस जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। बट मैग्नेटिक लाइंस डेंसिटी का अगर पूछ ले, मतलब आपका चुंबकीय रेखा घनत्व का क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन डेंसिटी का क्या होता है, तो ये होता है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक लाइन डेंसिटी, सॉरी, मैग्नेटिक लाइन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक लाइन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको ही लिखते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला, जिसकी कंपनी के मालिक अभी कौन है, एलन मस्क, तो उन्होंने यहां से ही नाम उठाए टेस्ला। आप नाम सुनते हो ना, टेस्ला, टेस्ला, टेस्ला गाड़ी है, दुनिया का सबसे अच्छा कौन सा, दुनिया का सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक कार कौन, टेस्ला। टेस्ला कहां से आया, तो टेस्ला जो बेसिकली यूनिट है, किसका यूनिट है, ये आपका मैग्नेटिक डेंसिटी का यूनिट है। किसका है, मैग्नेटिक डेंसिटी का, चुंबकीय घनत्व का क्या है, ये आपका यूनिट है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, आपका मैग्नेटिक डेंसिटी का यूनिट है, इसको ही आप लिखते हो टेस्ला। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो आपका टेस्ला है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है आपका कितना, 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। तो गॉस जो है GUSS गॉस, तो गॉस भी जो है आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का यूनिट है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। ठीक है, बट अगर यही पूछे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक लाइंस जो होता है, इसका डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर किधर से होता है, तो साउथ से नॉर्थ होता है, बट बाहर नॉर्थ से साउथ होता है। इसका सबसे ज्यादा जो पावर होता है वो कहां होता है, मैग्नेटिक पावर, वो हमेशा इसके पोल पे होता है, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। ठीक है, याद रखिएगा, एक मैग्नेट को अगर इस तरीके से टांगते हो तो किस डायरेक्शन में वो अलाइन करेगा, नॉर्थ एंड साउथ में अलाइन करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा यहाँ, ठीक है, कि जो चुंबकीय रेखा होते हैं उसके यूनिट क्या होते हैं, तो वेबर होते हैं। चुंबकीय रेखा जो घनत्व होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग टेस्ला बोलते हैं। और 1 टेस्ला भी पूछा गया कि 1 टेस्ला कितना होता है, तो 10⁴ गॉस होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मैग्नेट था। एक क्वेश्चन आप यहां और लिखोगे, ठीक है, कि अगर एक मैग्नेट को अगर तोड़ दिया जाता है, ठीक है, तोड़ दिया जाता है तो क्या बनेगा, क्या वो नॉर्थ बनेगा कि साउथ बनेगा, तो आपको याद रखना है वो जो बनेगा आपको कुछ नहीं बनेगा, वो एक नया मैग्नेट फॉर्म कर लेगा, फिर से नॉर्थ एंड साउथ कर लेगा। याद रखिएगा, मैग्नेटिज्म मैंने पढ़ा है 3 तरीके का मैग्नेटिज्म, आप देख लेना, वहां से श्योर क्वेश्चन आता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये वाला फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, हर बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जाके देख लेना, पूरा एनालिसिस के साथ मैं करवा रहा हूं। बट अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में, आप कुछ पॉइंट में आपको बता देता हूं। ठीक है, जो भी मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट 2 तरीके का होता है, ठीक है,
जो मैग्नेट जो होता है आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका मैग्नेट, अगर मैं लिखता हूँ, एक होता है परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट मतलब परमानेंट, ठीक है, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो जो भी चीज है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है वो मैग्नेट के तरीके से काम करेगा। और परमानेंट मैग्नेट तो आपको पता ही है, जो आप घर में देखते हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई जरूरत पड़ता नहीं। तो परमानेंट मैग्नेट जो बनता है, क्वेश्चन पूछा गया था परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है, तो स्टील से बनता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है, तो सॉफ्ट आयरन, जो आयरन होता है, लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन से बनता है। अब 3 क्वेश्चन यहां फॉर्म हुए हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, जो आपका जो परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, इसको, ठीक है, याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि क्या चीज इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, कि इसका हार्डनेस और जो मजबूती है वो बढ़े। तो हार्डनेस और मजबूती बढ़ाने के लिए, ठीक है, हार्डनेस में यहां लिख दे रहा हूं, मजबूती समझ जाना, क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, स्टील में, स्टील का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्टील का बात कर रहा हूं। चलो इतना याद रखना कि इसमें हार्डनेस के लिए क्या मिलाया जाता है, आपका कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन याद रखो कि इसमें कोरिजन ना लगे, कोरिजन मतलब इसमें जंग ना लगे, उसके लिए क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम मिलाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन में इसमें से बता दिया। अगर मैग्नेट बनाना है, ठीक है, और मैग्नेट जो भी स्टील होता है, सॉरी जो भी स्टील जो होता है, यहाँ स्टील का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि स्टील में अगर हार्डनेस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनता है। और स्टील का प्रॉपर्टी से मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाया। पहला क्वेश्चन ये समझाया कि स्टील का जो है हार्डनेस बढ़ाने के लिए, मजबूती बढ़ाने के लिए हम लोग कार्बन मिलाते हैं, ठीक है, और उसमें मैंने एक और क्वेश्चन आपको और करवाया, ठीक है, कि स्टील पे जंग ना लगे उसमें मिलाने के लिए हम लोग क्रोमियम करते हैं। और एक और सुपर क्वेश्चन में और करवा देता हूं कि स्टील के अंदर, ठीक है, सिंपल स्टील वाला बात कर रहा हूं मैं, ये मैग्नेट वाला स्टील नहीं, सिंपल स्टील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना आए इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो निकल मिलाया जाता है। शायद आपने इन सब चीज के बारे में सुना हो, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। तो इतना चीज एटलीस्ट आप लोग यहां से याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी। देखो इसमें जो क्वेश्चंस थे ना, 40 क्वेश्चन थे, 35 प्लस क्वेश्चंस आप लोग कर सकते थे, ठीक है, और जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होगा वो इस एग्जाम को आराम से ले गए होंगे, और जो हमसे पढ़े होंगे उनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होगा, ठीक है। बस स्पीड आपको मेंटेन करना है। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन। अब स्कैटरिंग का मतलब होता है, आपको पता है, परिकिरणन। इसको मैंने बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा के रखा है कि स्कैटरिंग से क्या होता है, ठीक है, प्रवर्तन से क्या होता है, अपवर्तन से क्या होता है। बट हमेशा आप लोग कंफ्यूज करो। देखो हमने बस एक चीज आपको समझाया था कि फैलाव का जब भी बात होगा, फैलाव का जब भी बात होगा तो क्या होगा, वो होगा आपका परिकिरणन, ठीक है। और जब मैंने एक चीज और आपको समझाया था कि जब भी कोई चीज अपने जगह से, ठीक है, अपने पोजीशन से हटा हुआ दिखे उसमें क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स अपवर्तन होगा। देखिए तो यहां बोला कि सूर्य के समय और सूर्य की, जब भी सूर्य निकलता है, ठीक है, और जब सूर्य अस्त होता है तो लालिमा दिखती है। लालिमा मतलब कलर का दिखने का बात हो रहा है, फैलाव का, तो ये क्या होगा, परिकिरणन, दैट मीन्स स्कैटरिंग। सूर्यास्त के समय सूर्यास्त की लालिमा, ठीक है, वही है, ठीक है। जब सूर्यास्त होगा और ये सूर्यास्त होगा मतलब सनराइज होगा और सनसेट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका दोनों में क्या होगा, लाल कलर दिखाई देता है। क्यों होता है, क्योंकि वो स्कैटरिंग के कारण। इसमें क्या है, कैसे फिजिक्स काम करता है उस पर नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। आकाश का नीला रंग, ये भी मैंने बता दिया, ब्लू पूरा फैलाव है, देखोगे पूरा ब्लू ही फैलाव है, तो ये भी स्कैटरिंग के कारण होता है, परिकिरणन के कारण होता है। बट मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ आपको मेंस में पूछा गया था, ठीक है, दरोगा वाले में, ठीक है, जिसका जो आंसर था वो स्कैटरिंग ही था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही था। बट मैंने आपको एक चीज समझाया कि ठीक है, जब भी सन का बात करें कि सन आपको लालिमा दिखाई दे रहा है सनराइज के समय और सनसेट के समय, तो उसमें क्या मारोगे आप, स्कैटरिंग मारोगे। बट क्या, जब भी हम लोग सनराइज का बात करें या सनसेट का बात करें, हमारा क्या होता है, जो सन जो है, सन निकलने से पहले ही हमें लगता है कि सन दिख रहा है, ठीक है, और सन डूबने से पहले ही हमें लगता है कि सन डूब गया है। ये किस फेनोमेना के कारण है, तो ये है आपका रिफ्रैक्शन के कारण। हमने आपको क्या समझाया, रिफ्रैक्शन में क्या क्या मारोगे, मतलब अपवर्तन, प्रवर्तन। अपवर्तन में क्या क्या मारोगे, जब भी कोई चीज अपने जगह से हटा हुआ दिखेगा, समझे, जब भी कोई चीज अपने जगह से हटा हुआ दिखेगा। तो जैसे कि आपने ये देखा, मतलब वो अपनी जगह से हटा हुआ है ना सन,
दूसरा मैंने क्या बताया, पेंसिल अगर पानी में डालते हो तो क्या दे, बेंड आधा लगता है कि ये है। मछली आपको लगता है कि सामने पर वो बहुत नीचे होता है, क्यों, अपनी जगह से हटा हुआ है। तो इस टाइप के फेनोमेना थोड़ा लॉजिकली सोचना है। बट याद रखिएगा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी पानी होता है, पानी जो होता है, पानी के ऊपर आप किरासन ऑयल रख देते हैं, कोई भी ऑयल, तो एकदम कलरफुल देखता है। वो क्यों होता है, तो वो होता है आपका इंटरफेरेंस, दैट मींस व्यतिकरण के कारण। एक बार चेक कर लेना, इंटरफेरेंस को आई थिंक हिंदी में व्यतिकरण नहीं बोलते। तो वो क्यों होता है, तो वो होता है आपका इंटरफेरेंस का। पूरा आपको लाइट चैप्टर पढ़ाया गया, प्लीज जाके देख लेना, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा क्योंकि पढ़ाया हुआ है, ये सब पढ़ाया हुआ, जितने भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस आप करोगे नहीं तो ये आपके, देखो मैं ये बार बार इसलिए बोला हूं क्योंकि सब चीज कराया गया है, ठीक है। पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे होगा फिर, ठीक है। और जितना ड्रीम डोज आपको करवा दिया है, कोई इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करवाया है, ठीक है। अब जाके देख लेना एक बार स्पीडी एनालिसिस, और जो भी आप देखो, मैंने 2 मिनट में पूरा का पूरा आपका आई खत्म किया था, अगर आपको याद हो। जब स्पीडी एनालिसिस मैंने कर रहा था, सब क्वेश्चंस मैंने किया था। द चेंज इन द फोकल लेंथ, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। जो आपका जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, मानव आंख में नाभिकीय दूरी का, फोकल लेंथ याद करो, नाभिक दूरी याद मत करो। फोकल लेंथ जो होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट कम कौन करता है, कम ज्यादा कौन करता है, तो आपको याद था सिलेरी मसल, ठीक है, क्या, सिलेरी मसल। तो फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो इसको चेंज कौन करता है, सिलेरी मसल। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप याद रखोगे, अब मेरे साथ बोलोगे, अगर आपका आंख खराब होता है तो किस डॉक्टर से मिलोगे, तो आप बोलोगे ऑप्थोमोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे, ऑप्थोमोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे, ऑप्थोमोलॉजिस्ट। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका आंख का जो कलर होता है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे, आइरिस पे डिपेंड करता है। क्या, आइरिस। आइरिस से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि आपका आंख का जो कलर होता है किस पे डिपेंड करता है, तो आइरिस पे डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख में, ठीक है, जो लाइट, ठीक है, जो लाइट जाएगा, ठीक है, कितना लाइट जाएगा, तो वो कौन डिसाइड करता है, तो वो भी आपको कौन करता है, आइरिस करता है। बट क्वेश्चन से यही होगा कि किसके थ्रू वो एंटर करता है, तो हमारा बीच वाला जो आंख का जो बीच बउआ जिसको बोलते हैं, वो होता है प्यूपिल, उसके थ्रू एंटर करता है। मैंने फिर से बता रहा हूँ, आइरिस आपका आंख का कलर डिसाइड करता है, कितना आपके आंख में लाइट जाएगा वो डिसाइड करता है, और किसके थ्रू आंख में लाइट एंटर करता है, वो प्यूपिल के थ्रू करता है, ठीक है। और याद रखिएगा सिलेरी जो मसल होता है वो क्या करता है, आपका आंख का, ठीक है, जो सिलेरी मसल है, जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ कौन चेंज करता है, आपका सिलेरी मसल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, आपका जब आंख बोलते हैं कि आंख डोनेट करना है, तो आंख का कौन सा पार्ट आप डोनेट करते हो, तो कॉर्निया करते हो। कौन सा करते हो, कॉर्निया करते हो। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हमारा जो आंख का जो सबसे आगे वाला भाग है, ठीक है, जो आगे वाला भाग है जो ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी भाग है। क्वेश्चन ध्यान देना, जो हमारा आंख का आगे वाला भाग है जो पारदर्शी है, जो ट्रांसपेरेंट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन, कॉर्निया डोनेट करते हैं हम लोग आंख दान में, प्लस हमारा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जो भाग है आगे वाला वो कौन सा है, वो आपका कॉर्निया ही है। हमारा आंख जो है, ठीक है, तो कॉर्निया डोनेट करते हैं, कलराइज करते हैं, लाइट इंटरपेपर। और याद रखिएगा हमारा जो आंख जो है, ठीक है, इसमें कौन सा लेंस है, तो आपका इसमें कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक बार कभी कभी चेक कर लिया करो, हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक हो जाए, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस रखना जैसे कि पेपर में लिखा रहता है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है इसमें। कौन सा, हमारे आंख में। हमारे आंख में किस तरीके का इमेज बनता है, क्या बोलोगे, रियल मतलब वास्तविक, रियल। और कैसा बनता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। मतलब आपने क्या समझा कि जितने भी कॉन्वेक्स लेंस होगा वो अपना मेनली जो इमेज कैसा फॉर्म करेगा, प्रतिबिंब कैसा फॉर्म करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड करेगा। और इमेज कहाँ बनता है, हमारा रेटिना में बनता है, ठीक है। चलो इतना काफी है, यहां से इतना प्लीज आप लोग याद रखिएगा। टाइम काफी हो गया होगा बट कोई नहीं, चलो ये है आपका ये चीज आपको करवाना है, ठीक है, मैग्नेटिज्म ये करवाना है, ये सॉरी मैग्निफिकेशन। अब देखो इसको मैं यहाँ पूछा गया है कि जो हमारा रियर व्यू होता है, रियर व्यू आपको पता है ना, जो हम लोग बाइक का पीछे के लिए ये लगाते हैं, ठीक है, वो क्या है, रियर व्यू है। तो याद रखना रियर व्यू में कौन सा आपका मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल उत्तल मिरर यूज होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो पूछा गया है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें मैग्निफिकेशन कितना होता है, ठीक है। गाड़ियों के पीछे देखने वाली दर्पण का आवर्धन, ठीक है, जिसका आवर्धन हिंदी में बोलते हैं, मैग्निफिकेशन याद रखो, मैग्निफिकेशन कितना होता है। देखिए तो इसका होता है लेस देन 1। अब समझो ये हो क्या रहा है, देखो अगर मैं यहाँ तो आपको कॉन्वेक्स मिरर बोला है, पर मेनली में कॉनकेव मिरर पे ही इमेज फॉर्म होता है, इसी पे क्वेश्चन। देखिए ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है समझ लो, अभी ऐसा होता है, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये पीछे इस तरीके से पेंट है, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है आपका फोकस, ठीक है, और ये होता है आपका
पोल, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना। अपवर्तक केंद्र इसको आई थिंक आप लोग बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका हिंदी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब हमेशा याद रखना, ठीक है, जब तक आपका ऑब्जेक्ट आप पता है ना, ऑब्जेक्ट आप खुद हो, और एक होता है इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। तो इमेज आप ध्यान से समझना, जो मैं चीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको क्या होगा स्टेटमेंट बेस्ड में भी देगा कि कब तक इमेज आपका ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, कब तक मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा मुझसे छोटा बनेगा, किसमें, आपका कॉनकेव मिरर में। अवतल में यहां ले रहा हूं, ठीक है, यहां अवतल मिरर ले रहा हूं, अवतल में मतलब कॉनकेव मिरर में। इससे आप पूरा समझ जाओगे। देखो, तो जब तक, ठीक है, जब तक आपका वर्तता केंद्र क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आप कमेंट करना, ठीक है। जब तक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा। छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। किसके कंपेयर में, आपका ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो ऑब्जेक्ट होता है और एक इमेज होता है। तो जो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जब तक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा, उसका जो इमेज है वो छोटा बनेगा। मान लीजिए जब वो और आगे बढ़ता है, जैसे कि यहाँ मिरर लगाया हुआ है, ठीक है, मिरर लगाया हुआ है, ठीक है, आप पीछे रहते हो, ठीक है, तो वहाँ छोटा दिखता है वो। फिर थोड़ा आगे चलते हो, फिर वो थोड़ा और बड़ा दिखता है, फिर आप इससे चलते हो, बड़ा दिखता है। तो वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ आपका मिरर है, पहले आप यहाँ थे, तो कब तक आपका इमेज जो होगा छोटा होगा आपके ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, जब तक आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रहोगे। जैसे ही, और याद रखना जो मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका इमेज होगा वो सेम साइज का हो जाएगा। मतलब जब तक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पीछे रहोगे, आपका इमेज मतलब जो आपका प्रतिबिंब है, आपका ओरिजिनल मतलब आपका ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाओगे तो ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो साइज है वो दोनों सेम हो जाएगा। और जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ते जाओगे, आपका जो इमेज होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा होते जाएगा। तो इसके पीछे आपका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इसके आगे आपका प्रतिबिंब बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसका कमाल है कि इसको मैथमेटिकली, मतलब अब मैथ्स के रूप में बोलने से तो आप समझ गए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बट मैथ्स के फॉर्म में किसको कैसे दिखाएंगे, तो मैग्निफिकेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज को बड़ा करके मैग्निफाइड करके बताना। ठीक है, ये क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, और हाइट ऑफ इमेज ये होता है। ठीक है, अगर ये 1 हो गया मतलब क्या, इमेज आप कहाँ खड़े हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हो। ठीक है, तो अगर ये 1 हो गया मतलब हमेशा याद रखना, जब ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो होगा क्या साइज जो होगा सेम होगा। अगर ये लेस देन 1 हो गया तो याद रखिएगा जो आपका इमेज है वो छोटा बनेगा, मतलब आप पीछे हो, छोटा बनेगा मतलब लेस देन 1 होगा, तो लेस देन 1 होगा तभी आपका छोटा बनेगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी करोगे ना कुछ रख के तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, मान लो कि ये ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब ये जो 1 की जगह क्या हो गया, अब ये ग्रेटर देन हो गया, मतलब 2 हो गया मान लो। ठीक है, 2 हो गया, तो देखो 2 हो गया, तो जो आपका हाइट ऑफ इमेज जो है ना, ये हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा दुगना हो जाएगा आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इस चीज को समझेंगे। ये उनके लिए था जो हमसे जुड़े हुए हैं और चीजों को अभी तक समझे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका लेस देन 1 हो जाएगा। तो जब भी छोटा होगा लेस देन 1 होगा, और जब भी बड़ा होगा आपका ग्रेटर देन होगा। यहाँ किससे कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से, आपसे। अगर आपका इमेज, ठीक है, और जो आपका इमेज बना है प्रतिबिंब, दोनों का सेम है, तो मैग्निफिकेशन क्या बोलोगे, मेरे साथ बोलो, आपका इमेज और आपका ऑब्जेक्ट, मतलब आप खुद और आपका प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट मतलब आप, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों सेम है, मतलब मैग्निफिकेशन 1। अगर आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1। ठीक है, और अगर आपका इमेज, ठीक है, बड़ा बन रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से भी, तो मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। एक फॉर्मूला याद रखना यहाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्स्ट केस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। हो सकता है इस पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप एक चीज देखना, चल बोलना कम है लेकिन जो चीजें मैं सही बता देता हूँ। जो रेलवे के क्वेश्चंस है ना, उसके क्वेश्चंस डायरेक्टली बीपीएससी पूछ रहा है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए इसका थोड़ा फॉर्मूला आप देख लो। ठीक है, देखो, तो मैग्निफिकेशन मैंने क्या बोला, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इसको ही लिखा जाता है आपका V/U। ठीक है, V क्या है आपका, डिस्टेंस। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने,
देखो, तो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और ये इक्वल टू होता है आपको इमेज का आपका डिस्टेंस और आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये हाइट है, मतलब कितना लंबा है कितना छोटा है उससे, और ये क्या है, ये डिस्टेंस है। मान लो एक बना के दिखाई देता हूं, ये आपका कोई मिरर है, ठीक है, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कितना लंबा है, ये है इसका हाइट, बट ये मिरर से कितना दूर है, ठीक है, ये है आपका डिस्टेंस। तो ये आपका इमेज डिस्टेंस मतलब प्रतिबिंब का डिस्टेंस बता रहा है मिरर से, और नीचे वाला है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है आपका मिरर से। तो ये h0/hi इक्वल टू होता है v/u। अगर ये समझ में नहीं आया मतलब आपने साइंस नहीं पढ़ा है ठीक से, बाकी हम बता दे रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए ज्यादा नहीं है, जल्दी फिनिश करते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज द लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट, बहुत बार करवा चुका हूं, ठीक है। लाइट का जो सबसे पहले लाइट क्या है लाइट क्या है, तो लाइट जो है आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। क्या आपका लाइट जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग है, पहला क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। और इसका जो स्पीड जो डिपेंड करता है, मैं बहुत बार करवा चुका हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मींस अपवर्तांक, मतलब कोई भी मीडियम जितना डेंसर होगा उसका स्पीड उतना कम होगा, ठीक है। तो आपको सबसे डेंसर इसमें से आपको पता करने की जरूरत नहीं, आपको सबसे पता है कि जो एयर जो है, एयर सबसे इसका जो क्या होगा आपका ऑलमोस्ट इसका जो अपवर्तांक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 होता है, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम स्पीड किस में होगा, आपका एयर में होगा। क्यों एयर में होगा, क्योंकि सबसे कम डेंसर है, क्या है, सबसे कम डेंस है, ठीक है। डेंस मतलब आप समझते होंगे, ठीक है, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम, ठीक है। तो ये सबसे कम डेंसर, अगर ये सबसे कम डेंसर है तो क्या होगा, सबसे ज्यादा इसका स्पीड होगा। पहला क्वेश्चन, तो याद रखना ये रिलेशन, ठीक है, हल्के में मत लो कुछ भी चीज, और याद रखना पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कैसा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है मतलब क्या हुआ, इसको चलने के लिए, इसको गमन करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, इसका स्पीड कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड कहां होगा, अगर मैं पूछूं इसका मैक्सिमम स्पीड कहां होगा, तो आपका ये वैक्यूम में होगा। वैक्यूम मतलब क्या होता है आपका निर्वात में होगा, और वो कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है, सबसे पहले किसने इसको नापा था, तो आपको याद रखना है रोमर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा स्पीड ऑफ जो लाइट होता है मैक्सिमम कहां होगा, तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना वहां स्पीड कम होगा। और इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जिस मीडियम का, ठीक है, जहां वो ट्रेवल कर रहा है, जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना वहां स्पीड कम होगा। कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा स्पीड, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम स्पीड, ठीक है। सबसे पहले स्पीड को किसने नापा था, स्पीड ऑफ लाइट को तो रोमर ने नापा था। जो लाइट है वो किस तरीके का वेव है, किस तरीके का तरंग है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और ये कैसा वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव है, मतलब अनुप्रास्त वेव है, ठीक है। बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा इतना ही रखते हैं, बाकी जितना ट्रांसफर हो गया ये हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया। देखो इतना गर्मी होता है ना, अब तुम समझ नहीं सकते, गर्मी में ऊपर से इतना सारा लाइट, तो जब तक एसी लग नहीं जाता माथा चकराने लगता है मेरा, अभी भी चकरा रहा है। चलिए अब देखो, ए मटेरियल डेट हैज ए जीरो रेजिस्टेंस, इसे बहुत बार करा चुके हैं। जीरो रेजिस्टेंस मतलब अब उसका जो प्रतिरोध, कोई भी एक मटेरियल है मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक मटेरियल है, तो इसका प्रतिरोध जो है क्या है, आर जो क्या है इसका जीरो है, मतलब जितना इसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे पूरा का पूरा ही पास कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सुपर कंडक्टर। क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, अब चलो जल्दी जल्दी एक बार कुछ चीज मैं करवा देता हूं इसका क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। डेट मीन्स आपको पूछा जाएगा तो इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गमन नहीं करेगा, और गमन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। इंसुलेटर में क्या होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सेमीकंडक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप हमेशा याद रखेगा। सबसे पहले जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये दो नाम पक्का याद रखना। अभी जो पूरा का पूरा दुनिया चल रहा है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन पे चल रहा है। सिलिकॉन वैली आपने सुना होगा, बेंगलोर को बोला जाता है हमारा इंडिया का। तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन क्या है, दो सेमीकंडक्टर है, याद रखिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, कंडक्टर और आपका सेमीकंडक्टर मतलब आपका चालक और आपका अर्धचालक, याद रखिएगा। जब भी चालक में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, मतलब इसका जो कंडक्टिविटी मतलब आप समझ रहे हो ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो इसका क्षमता है वो घट जाएगा। कब, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है,
जब आप ताप मतलब टेम्परेचर हीट जब इनकी टेम्परेचर सिंपल बोलो ना, इतना हिंदी करने लगते हैं हम भी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो जो आपका धातु है, ठीक है, उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। बट जब सेमी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, इसीलिए इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है और इसका कंडक्टिविटी घटता है। चलो ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, ठीक है, जल्दी से इसको करेंगे एक क्वेश्चन और इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, ठीक है। टोमेटो है, मिल्क है, लेमन है, सबको पता है टोमेटो में क्या होता है आपका। अब जल्दी से इसका फॉर्मूला बोलोगे, मैंने फॉर्मूला आपको करवा, ऑक्जेलिक एसिड। देखिए तो टोमेटो जो है आपका, टोमेटो में यहां लिखता हूं शॉर्ट में, टोमेटो में क्या होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? C2H2O4। इस बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसमें तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड और कहाँ होता है? तो आपका पालक में, स्पिनेज में। और याद रखिएगा स्पिनेज जो पालक जो होता है किसके लिए फेमस है? इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो एनीमिया हो जाएगा तो आपको ये खाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना ऑक्जेलिक एसिड को एक जगह देखो, क्वेश्चंस होते हैं ना दिमाग में इधर चलते रहते हैं। इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला C2H2O4 कहाँ मिलता है? तो आपका स्पिनेज में भी मिलता है, मतलब पालक में मिलता है और टमाटो में मिलता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि धब्बा हटाने के लिए, ठीक है, धब्बा जो लग जाता है उसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है? तो उसमें भी आपका ऑक्जेलिक एसिड यूज किया जाता है। आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 1 घंटा पार हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको मिल्क। मिल्क से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद रखिएगा। सबसे पहले जो मिल्क जो है एक मिक्सचर है। क्या है? एक मिक्सचर है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मिल्क में कौन सा एसिड होता है? तो इसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। और मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? मैंने बहुत बार करवाया, जो आपका मिल्क होता है इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, तो इसमें कौन सा शुगर होता है? जल्दी से बताइए। तो इसमें लैक्टोज शुगर होता है, लैक्टोज शुगर। और ये लैक्टोज शुगर कैसा है? जल्दी से बताओ। मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है? तो क्या बोलोगे कौन सा है? ये आपका मोनोसेक्राइड नहीं है, ये है आपका डाइसेक्राइड। क्या? लैक्टोज शुगर। और ये जो डाइसेक्राइड है, सबसे पहले लैक्टोज शुगर इसमें मिलता है। कैसा है ये? तो डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। डाइसेक्राइड मतलब किस किस से बना हुआ है? तो एक तो आपका ग्लूकोज से बना हुआ है प्लस आपका गैलेक्टोज से बना हुआ है। तो याद रखना है ये सब, ठीक है, ये पक्का छपेगा ऐसे। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके क्या बनता है आपका? क्या बनता है आपका? लैक्टोज शुगर बनता है। और लैक्टोज शुगर कैसा है? तो लैक्टोज शुगर जो है आपका डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो आपका जो वसा जो होता है, ठीक है, इस जो आपका मिल्क में जो वसा होता है, ठीक है, फैट जो होता है उसको किससे नापा जाता है? तो याद रखना ब्यूटोरोमीटर से। किससे? ब्यूटोरोमीटर से नापा जाता है। याद रखना किससे नापा जाता है? ब्यूटोरोमीटर, BYTYROMETER, ब्यूटोरोमीटर से नापा जाता है। इतना याद रखना। इसमें लेमन जूस है, लेमन जूस में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला CHO, तो ये होता है CHO, C678। तो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आता है C6H8O7। एक बार इसे चेक कर लेना, ठीक है। बाकी ये सभी एसिड है। देखो 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो चलिए सेम ये एसिड का ही वाला ही आया, तो सिंपल है, कौन सा है ब्लू को रेड में कर देगा? ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये है आपका विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। अब जो विनेगर है जिसमें क्या होता है? एसिडिक एसिड होता है। कितना मात्रा में होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 4 से 6% में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विनेगर, विनेगर में होता है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। कितनी मात्रा में होता है? तो 4 से 6% होता है, ठीक है। लाइम मैंने आपको करवाया था। लाइम मतलब क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, या इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। याद रखना ये सब, ठीक है। इसको क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यही है क्विक लाइम, ये सब मैंने बता दिया। वॉशिंग सोडा आपको पता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है, ठीक है। और जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है? आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। चलो इसको इतना ही रखते हैं।
देखो पहला तो क्या है कि इसको अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, हिंदी इंग्लिश को एक साथ करने में। सो प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा बट पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आने वाला है। अच्छा लगे ना लगे उससे मतलब नहीं है, कर लेना है इसको, क्योंकि अगर आपने नहीं किया ठीक है तो आप लॉस में रहोगे। बाकी अच्छा खराब का कोई बात नहीं, ये डायरेक्टली छपेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज।